जय जिनेन्द्र, सोनू दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय आंटी जिनेन्द्र। आप मंगलाचरण करिए। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी देव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। हम लोग कल 12 नंबर सूत्र तक किए थे, आज 13 नंबर से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तीसरे अध्याय का 12 तक कर लिए थे। कल हम सोने चांदी में अटक गए थे कि वो सोने जैसा है कि सोने का है, हम लोग का यही चल रहा था। तो फिर क्योंकि आज हम लोग 13 नंबर सूत्र पढ़ेंगे और 13 नंबर सूत्र में इसका एक्सप्लेनेशन है। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। तो इसका मतलब है इन पर्वतों के पार्श्व भाग अर्थात तट अनेक रंग वाली मणियों से चित्रित है। वे पर्वत ऊपर नीचे और बीच में समान विस्तार वाले हैं। तो अब इनमें आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी का कहना है कि इन पर्वतों के पार्श्व भाग अर्थात तट अनेक रंग वाली मणियों से चित्रित है। तो उनका कहना है कि कोई लोहे के, कोई मिट्टी के समान में कोई मणि थोड़ी ना लगाता है। मणि तो सोने और चांदी में ही लगती है। तो यद्यपि वहां पे हेम माया दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हेम माया देने के बाद मणि से विचित्रित कर दिया गया है। तब हम यह मानकर चलते हैं कि वे सब पर्वत स्वर्ण और रजत के हैं। अब शिष्य पूछता है कि प्रकृति का नियम है कि पर्वतों पर जल के स्रोत होते हैं, तब क्या इन पर्वतों पर भी जल स्रोत होते होंगे? शिष्य का मन चल रहा है कि वो पर्वत पे क्या है क्या नहीं है, जल का स्रोत है, कमल है, देवियां हैं, क्या क्या है नहीं है, सब उसे जानना है। अब हमारी कुमकुम दीदी ये वाला सूत्र समझाएंगे हमें। कौन सा? 14 नंबर। 14 नंबर। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंड्रिक पुंड्रिका हृदास्तेषामुपरि। उन पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंड्रिक पुंड्रिक हृदा नामक 7 तालाब हैं, जल स्तोत्र हैं। 6 पर्वतों के ऊपर 6 तालाब हैं। अब इन तालाबों की लंबाई चौड़ाई कितनी है? शिष्य पूछता है कि तालाबों का क्या इसका विस्तार है, ये बताइए। तब आगे का सूत्र आता है। ये आगे का सूत्र विजय आंटी आप समझाइए। प्रथमो योजन सहस्रायामास्तदर्थ विष्कंभो वृदः। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विष्कंभो वृदः। ये प्रथम जो तालाब है उसकी लंबाई वगैरह समझा रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रथमो योजन सहस्रायाम। दीदी मेरे पास किताब नहीं, और किसी से पढ़वा लीजिए। हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, ये बहुत आसान है कि प्रथम पद्म नामक तालाब की लंबाई, सबसे पहला तालाब पद्म है, उसकी लंबाई 1000 योजन एवं चौड़ाई इससे आधी यानी कि 500 योजन की है बस। अब जिज्ञासा आती है कि प्रथम तालाब की लंबाई चौड़ाई तो हमें बता दिया साहब आपने
लेकिन उसकी गहराई कितनी है? 1000 योजन लंबा और उसका आधा यानी 500 योजन चौड़ा। अब इसकी गहराई कितनी है, ऐसी जिज्ञासा आने पर आगे का सूत्र आता है। ये सूत्र गंगवाल अंकल बताएंगे। जय जिनेन्द्र। 10 योजनावगाह, 10 मतलब 10, योजन मतलब योजन, और अवगाह मतलब उसकी माप, कितना तल कितना नीचे है, उसका कितनी गहराई है। 10 योजनावगाह। प्रथम पद्म तालाब 10 योजन गहरा है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखने वाले तालाबों में कमल होते हैं, क्या आगे अगली जिज्ञासा है ये, बोलिए। अब शिष्य पूछता है कि हम तालाबों में यूजुअली कमल दिखता है, कमल के अंदर मंदिर भी होते हैं। हस्तिनापुर में हम देखे हैं कमल के अंदर मंदिर बनाया हुआ है। तो शिष्य पूछता है उन सब तालाबों में भी कमल है या फिर ऐसे ही तालाब है, कैसे क्या वहाँ की शोभा है, ऐसा शिष्य पूछता है। तो आगे का सूत्र आता है, या आगे का 17 नंबर का सूत्र हमें ऋचा दीदी बताएंगे। तन्मध्ये योजनम पुष्करम। पद्म सरोवर के बीच में 1 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा एक कमल है। ये जो कमल है वो वनस्पति कायक नहीं है, ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी कायिक के कमल। अब प्रथम सरोवर की एवं उनसे स्थित कमल की लंबाई चौड़ाई आदि का ज्ञान हो गया हमें, लेकिन पद्म सरोवर के आगे आगे वाले तालाब एवं कमल की लंबाई एवं चौड़ाई आदि का विस्तार कितना है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का 18 नंबर का सूत्र हमें नेमिचंद बाबूजी समझाएंगे। अब इसके आगे की जो पद्म सरोवर की लंबाई चौड़ाई रही, तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च। आगे के तालाब और कमल क्रम से प्रथम तालाब से तथा उसके कमल से दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। ये दूना क्रम गिच्छ नाम के तीसरे सरोवर तक है। बाद में उसके आगे 3 सरोवर तथा उसके आगे 3 कमल दक्षिण के सरोवर के कमलों का विस्तार वाले हैं। जैसे नीचे से चलते हैं अपन, उसी तरह से ऊपर से उल्टे चलेंगे तो उनके आ जाएंगे। अब भूमि पर दिखने वाले तालाब के कमलों पर हम अक्सर देखा करते हैं कि वहां पे भौरे, तितलियां सब आकर बैठती है, प्रवास करती है। क्या इसी प्रकार से उन पद्मादित तालाब के कमलों पर कौन और किस प्रकार से कौन कौन निवास करते हैं? अब तो यहाँ से देविया प्रकट होगी, कौन कौन निवास करते हैं। शैलेंद्र अंकल आप बताएंगे ये वाला 19 नंबर। पर्वत, तालाब, उनकी लंबाई चौड़ाई, उनकी गहराई, उनका कमल का विस्तार, ये सब पढ़ लिया। अब कमल के ऊपर कौन कौन सी देवियां है वो 19 नंबर के श्लोक में, 19 नंबर के सूत्र में शैलेंद्र अंकल बताएंगे। अंकल म्यूट है। आप अनम्यूट करिए पहले अंकल। शैलेंद्र अंकल अनम्यूट करिए। हाँ अब बोलिए। हाँ अब बोलिए। ऐसा ससा मानिक परिशक्ता 19 एक बार फिर से पढ़ दीजिए। ससा मानिक परिशक्ता नहीं पूरा सूत्र, क्योंकि आपका म्यूट था तो हमें सुनाई नहीं दिया। 19 नंबर है बेटी। देविया। हाँ ससा मानिक परिषद काम
इसके पहले ना तन निवासिन्यो देव्यः श्री ह्रीं घृति कीर्ति बुद्धि हाँ लक्ष्मयः ये पल्योपम स्थितियः ससमानिक हाँ देव्य श्री वी धृति कीर्ति बुद्धि लक्षम पल्योपम स्त्रियम ससामानिक परिशक्त। अब आप बोल बड़ा 6 देवियां हैं, 6 के नाम बता दीजिए। 6 के नाम तो आपको यह इसी में है श्री देवी जो हमारी एक्टर है जिसे सब जानता है। जी अच्छा नहीं, अब इसमें क्या संस्कृत में दिया, हिंदी में दिया नहीं है ना, थोड़ा बहुत। हाँ, श्री ह्रीं घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी। हाँ बुद्धि लक्ष्मी। ये देवियां सामानिक एवं परिषद नामक देवों के साथ एक पल्ले की आयु तक निवास करती है। जी अब आगे पद्मादी तालाब में स्रोतों से निकलने वाला जल संग्रहित होकर बाहर की ओर निकलता है, जिससे वह जल नदियों का रूप धारण कर लेता है। अब उससे भरत आदि क्षेत्रों में आर्य आदि क्षेत्रों का विभाजन होता है। अतः उन नदियों के नाम क्या है? अब कितनी नदियां हैं यहाँ पे? 14। अब 14 नदियों के नाम। हाँ कुमकुम दीदी आप बताएं। हाँ पढ़िए 20 नंबर का सूत्र। हाँ 20 नंबर का सूत्र समझाइए पूरा पढ़ के। गंगा सिंधु रोहिद्रो हितास्त्या हरित दरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा सरितस्य मध्यगः। तो इसमें गंगा सिंधु रोहित रोहितस्य हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुला रूपकुला रक्ता रक्तोदा, ये 14 नदियां हैं। इनमें से पहले की 7 नदियां पूर्व में और 7 नदियां पश्चिम में बहती है। जी मतलब दो का कपल बना लेंगे और उसमें जो पहला हाँ। आएगा वो सारी पहले की 7। गंगा सिंधु में गंगा, रोहिद्रो हितास्या में हाँ। इस तरह से। 7 नदियां अब ये पूर्व में मध्य, और 7 हाँ भरत आदि क्षेत्रों के मध्य में बहती ये सारी नदियां। अब शिष्य पूछता है पूर्वोक्त 14 नदियां 6 सरोवर से किस प्रकार निकलती है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है। ये आगे का सूत्र ऋचा दीदी बताएंगे। दयोर दयोर पूर्वा पूर्वगा गंगा सिंधु इत्यादि, ये दो जो 14 नदियां हैं वो ना जोड़े में विभाजित हैं। जैसे गंगा सिंधु एक ग्रुप में है, रोहितास्य दूसरे में, हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुपर्णकुला और रूपकुला रक्ता और रक्तोदा, ऐसी एक ग्रुप में है 2 नदियां। तो इनमें की इनकी जो पहली नदी है वो पूर्व समुद्र में जाकर गिर जाती है, पूर्व समुद्र में जाकर मिलती है। ये जैसे गंगा रोहित हरित सीता नारी सुपर्णकुला और रक्ता, ये 7 नदियां जो हैं वो पूर्व समुद्र में जाकर मिलती हैं। अब शिष्य पूछता है कि युगल नदियों में से पहली नदियां तो पूर्व समुद्र की ओर जाती है। पूर्व तो सबसे बढ़िया दिशा होती है ना, सूर्य तो वहीं से निकलता है। पहले की सारी नदियां पूर्व दिशा की ओर जाती है, तब युगल नदियों की दूसरी नदियां किस ओर जाती है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है। ये शैलेंद्र अंकल बता सकते हैं, ये बहुत आसान है। नहीं इतना आसान। 22 नंबर। 22 हाँ 22। 22 नंबर शेषाश तो परिणाम शेषाश मतलब बात की शेष बची हुई 7 नदियां, मतलब 7 तो बता दिया, अब शेषाश बाकी 7। स्वपरगाहा मतलब पश्चिम समुद्र की ओर जाती है। बाकी शेष नदियां पश्चिम समुद्र की तरफ जाती है। हाँ। अब शिष्य पूछता है कि इन 14 महानदी के जल स्रोत बहुत छोटे हैं, लेकिन नदियों में जल वृद्धि एवं उनके क्षेत्र विस्तार कैसे होते हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है 23 नंबर का, 23 नंबर का। ये सूत्र हमें गंगवाल अंकल बताएंगे।
चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंध द्वयो नद्याः। मतलब ये जो महानदियां बताई है, हर महानदी को चतुर्दश मतलब 14 नदियां, सहस्त्र परिवृत्ता, उसके गंगा सिंधु नदी को 14,000 नदियां मिलती है। गंगा सिंधु आदि नदियों का युगल क्रमशः 14,000 नदियों से घिरे हुए है। उससे उन नदियों का जल में वृद्धि और चौड़ाई आदि का विस्तार होता है। इस तरह ये बताया गया कि ये जो महानदियां है उसको 14,000 उपनदियां आकर मिलती है, सब्सिडरीज, और उसके वजह से ये नदियां बड़ी बड़ी हो जाती है। तो अब हमने पर्वत, तालाब, नदियां, उसके अंदर कमल, उसके अंदर देवियां, ये सब पढ़ लिया। अब आगे शिष्य कहता है कि 1,00,000 योजन विस्तार वाले जम्मू द्वीप में भरत क्षेत्र का विस्तार कितने योजन प्रमाण का है। आगे 24 नंबर का सूत्र आता है, वो हमें विजय आंटी समझाएगी। विजय आंटी जी जी, ये सूत्र नंबर 24। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। यह विस्तार बताए। दीदी आप इसका अर्थ पढ़िए, मैं कुछ किताब नहीं है ना, इसलिए आप पढ़िए इसका। ये भरत क्षेत्र का विस्तार 556 सही 6/19 योजन का है। अब शिष्य बोलता है जम्मू द्वीप के माप में से भरत क्षेत्र का विस्तार निश्चित हो गया कि भरत क्षेत्र 526 सही 6/19 योजन। लेकिन भरत क्षेत्र से आगे आगे वाले पर्वत एवं क्षेत्रों का कितना विस्तार है, ऐसी जिज्ञासा आने पर आगे का सूत्र। ये सूत्र मधु दीदी आप ये सूत्र पढ़ लो, 25 नंबर। हाँ, तद्द्विगुण द्विगुणा विस्तारा वर्ष धर वर्षा विदेहांता। विदेह क्षेत्र पर्यंत के पर्वत और क्षेत्र भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले होते हैं। दूने दूने मतलब सब उसके डबल डबल हो गए। तो अब भरत क्षेत्र से लेकर विदेह क्षेत्र क्षेत्रों एवं पर्वतों का विस्तार भी ज्ञात हो गया हमें, लेकिन विदेह क्षेत्र के ऊपर वाले पर्वत एवं क्षेत्रों का विस्तार कितना है, ऐसी जिज्ञासा आने पर 26 नंबर का सूत्र। मधु दीदी ये वाला भी आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ू दीदी, आगे पढ़ूं? हाँ। उत्तर दक्षिण तुल्यः उत्तरा दक्षिण तुल्यः। उत्तर के एरावत से लेकर नील तक जितने क्षेत्र और पर्वत आदि हैं उनका विस्तार वगैरह दक्षिण तुल्यः दक्षिण के क्षेत्र और पर्वत आदि के समान हैं। बहुत सुंदर। अब उत्तर के क्षेत्र एवं पर्वतों का विस्तार दक्षिण के क्षेत्र एवं पर्वतों के विस्तार के समान है, लेकिन दक्षिण के भरत क्षेत्र एवं उत्तर के अरावत क्षेत्र की विशेषता में वहां के मनुष्यों के अनुभव आदि कैसे हैं। अब पर्वतों का विस्तार भी जान लिया शिष्य ने, अब बोल रहे हैं कि मनुष्यों का अनुभव कैसा है। तब ये 27 नंबर का सूत्र आगे आता है। ये कुमकुम दीदी आप बताओगे। भरत ऐरावत्यो वृद्धि हास्यो षट समयाभ्या मुत्सर्पिण यवसर्पिणीभ्याम। 6 कालों से युक्त उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र जीवों की आयु, ऊंचाई, भोगोपभोग, संपदा और सुख आदि की घटती तथा बढ़ती होती है। भारत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि हास भरत ऐरावत संबंधी मनुष्य के भोग उपयोग की संपदा, आयु, परिमाण, शरीर की ऊंचाई आदि के द्वारा वृद्धि और हास होता है। वृद्धि अद्दापल्यों से निमित्त 20 कोड़ा-कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। एक कल्पकाल में 10 कोड़ा-कोड़ सागर की अवसर्पणी 10 कोड़ा-कोड़ी सागर की उत्सर्पणी काल होता है। ये वाले सूत्र में अवसर्पणी काल जिस काल में जीवों की आयु
शरीर सुख आदि का ह्रास होता है वह अवसर्पणी काल कहलाता है। और एक अवसर्पणी काल में 6 काल होते हैं। और उत्सर्पणी काल जिस काल में जीवों की आयु शरीर सुख आदि की वृद्धि होती है वह उत्सर्पणी काल कहलाता है। और इसमें भी 6 काल होते हैं। अब ये वाला जो सूत्र है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए जैन धर्म के पहले में क्या बेसिक वगैरह। तो ये जिसको भी नहीं समझ में आया ना वो अभी बोल दे, मैं फिर से बता दूंगी। अगर ये सबको समझ में आ गया है कि अवसर्पणी और उत्सर्पणी में क्या होता है, कैसे कैसे 6 काल बढ़ते हैं, कैसे आयु बल देहादिक में हानि होती है, कैसे वृद्धि होती है, समझ में आ गया तो ठीक है। नहीं तो प्राइवेटली मुझे बता देंगे कोई, जिसको भी नहीं समझ में आया तो इसको फिर से ले लेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं कि सूत्र संख्या 27 में भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में 6 समयों की वृद्धि और हानि का कथन किया। लेकिन भरत ऐरावत क्षेत्र को छोड़ के अन्य दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन की क्या व्यवस्था है? दूसरे क्षेत्र भी होते हैं, वहां पे परिवर्तन की क्या व्यवस्था है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र 28 नंबर का सूत्र आता है। ये सूत्र हमें बताएंगी कल्पना दीदी। कल्पना दीदी पढ़ना है। हाँ कल्पना दीदी 28 नंबर का सूत्र बोलना है। जहाँ से शोर आ रहा है वो अपने आप को एक बार म्यूट कर लीजिए प्लीज। 28 नंबर का सूत्र कल्पना दीदी। जी मैं पढ़ती हूँ। ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिता। पर मुझे इसका नहीं मालूम। ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिता, इसका अर्थ नहीं है मेरे पास। दीदी मैं पढ़ दूं? हाँ इसका मतलब है भरत एवं ऐरावत इन 2 भूमियों को छोड़कर बाकी सब भूमियां अव्यवस्थित है, अर्थात परिवर्तन से रहित है, मतलब शाश्वत है, परिवर्तन नहीं होता वहां। भरत एवं ऐरावत इन 2 भूमियों में जिस प्रकार 6 समय वाला वृद्धि और ह्रास होता है वैसा वृद्धि और ह्रास अन्य क्षेत्रों में नहीं होता, अर्थात जहाँ भोग भूमि है वहां भोग भूमि, जहाँ कर्म भूमि वहां कर्म भूमि, ये शाश्वत भूमियां होती है। वहां पे चतुर्थ काल चल रहा है तो चतुर्थी चलता रहेगा हमेशा, वहां चेंज नहीं होगा, एकदम शाश्वत। जैसे हमारे यहाँ पे कोई चीज होती है ना फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होगी, उस तरह से वो कर्म भूमि है तो कर्म भूमि, भोग भूमि है तो भोग भूमि, बिल्कुल फिक्स्ड, नो चेंज। लेकिन भरत और ऐरावत में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के कारण 6 काल का परिवर्तन होते रहता है, चेंज होते रहता है। जिन क्षेत्रों में आयु आदि का वृद्धि और ह्रास नहीं होता उन क्षेत्रों के मनुष्य आदि की आयु कितनी होती है? सी से बड़ा चालाक है, सी से बोलता है वो शाश्वत भूमियां जहाँ आयु वगैरह का, मनुष्य की आयु का वृद्धि और ह्रास नहीं होता, तो उन क्षेत्रों में क्या व्यवस्था है, उन क्षेत्रों में मनुष्य आदि की आयु कितनी होती है। तब आगे का सूत्र आता है 29 नंबर का, ये गंगवाल अंकल समझाएंगे। एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हरिवर्षक दैव कुर्वकाः। अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि भरत ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता है, बाकी क्षेत्रों में काल का परिवर्तन नहीं होता है, और जहाँ काल का परिवर्तन होता है वहां आयु कम ज्यादा होती है, वो हमने पहले सूत्र में पढ़ लिया। तो हम ये अब सोच रहे हैं कि जहाँ काल परिवर्तन नहीं होता है वहां के मनुष्यों की आयु कैसी होती है, कितनी होती है, तो ये सूत्र में बताया गया है। तो क्रमशः एकम द्वि त्रिपल्य उपमा स्थितया हैमवतक हरिवर्षक दैव कुर्वकाः, मतलब हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु, ये 3 बता दिए। हेमवतक, हरिवर्षक, दैव,
देवकुरु। इनके मनुष्य की एवं तिर्यंची क्रमशः आयु हेमवत की 1 पल्य, हरिवर्ष की 2 पल्य और देवकुरु की 3 पल्य की आयु वाले होते। ये उनकी उत्कृष्ट आयु है। इस तरह बाकी के क्षेत्रों के मनुष्य का और तिर्यंच का आयु प्रमाण बता दिया गया है। अब सूत्र संख्या 29 में दक्षिण दिशा अर्थात नीचे की भूमियों की अवस्था का कथन किया, किंतु उत्तर दिशा में ऐरावत क्षेत्र को छोड़कर अन्य 3 भूमियों के मनुष्य आदिकों की आयु की व्यवस्था क्या है? ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य 30 नंबर का सूत्र कहते हैं, जो कि शैलेंद्र अंकल बताएंगे। तथोत्तरा म यथा स्थिति, अर्थ दिया नहीं है। बस इसका मतलब तो बहुत आसान है कि दक्षिण दिशा के समान ही उत्तर दिशा की भूमियों के मनुष्य आदि की आयु बल आदि की समान व्यवस्था है। तथा उत्तराहा मतलब सेम उत्तर की तरह यहाँ की भी व्यवस्था है। अब दक्षिण दिशा की एवं उत्तर दिशा की सभी क्षेत्रों की व्यवस्था का कथन कर लिया हमने, परंतु सभी क्षेत्र एवं पर्वतों के मध्य में स्थित विदेह क्षेत्र के मनुष्य आदि की आयु आदि की क्या व्यवस्था है? ऐसा प्रश्न आने पर 31 नंबर का सूत्र, जो कि हमें ऋचा दीदी बताएंगे। विदेहेषु संख्ये काला, विदेह क्षेत्र के मनुष्य और त्रियंचों की आयु संख्यात वर्ष होती है, अर्थात इनकी उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि होती है और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त होती है। सूत्र संख्या 24 में भरत क्षेत्र का विस्तार 526 से 6/19 योजन प्रमाण का था, लेकिन भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का एक भाग है। अतः भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप के कितने भाग में है, ऐसी जिज्ञासा आने पर आगे का 32 नंबर का सूत्र आता है। ये सूत्र पढ़ेंगी मधु दीदी। हाँ मधु दीदी। आप लोग सब रेडी रहिए, एक के बाद एक। अब मैं नहीं बुलाऊंगी, सब अपने अपने मन से बोलिए। जो भी जैसे ही मैं सूत्र बोलने बोलूंगी कोई भी बोल दीजिए, फटाफट हो जाएगा। जो तैयार है वही बोल दीजिए। 32 नंबर का मैं बोलती थी। हाँ। भरतस्य विश्वकंभो जम्बूद्वीपस्य 90% भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के 190वां भाग है। पहले भरत क्षेत्र का विस्तार 526 न पूर्ण 6/19 योजन कहा था। इसमें और उसमें कोई भी अंतर नहीं है। 1,00,000 योजन में 190 का भाग करने पर उतना ही आता है, तो ये दोनों एक सेम ही है। दीदी मेरा आवाज नहीं जा रहा था क्या? नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा था, म्यूट थे, अब अनम्यूट हुए हो। अब आप आगे पढ़ना। हाँ, सूत्र संख्या 9 से सूत्र संख्या 32 तक जम्बूद्वीप के समस्त क्षेत्र हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? जम्बूद्वीप के समस्त क्षेत्र पढ़ लिया, पर्वत पढ़ लिया, तालाब पढ़ लिया, कमल नदी आदि का विस्तार पढ़ लिया। अब जम्बूद्वीप के आगे 2 लाख योजन प्रमाण लवण समुद्र है, अतः इसके द्वारा धात्की द्वीप है। इसमें क्षेत्र आदि का संख्या का विस्तार प्रमाण कितना है? यह अब आगे का 33 नंबर का सूत्र मधु दीदी पढ़ें। घातकी खंडे, घातकी खंड नामक दूसरे द्वीप में क्षेत्र कुलाचल, मेरू नदी आदि समस्त पदार्थ जम्बूद्वीप से दूने दूने हैं। जम्बूद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए लवण समुद्र है, जो जम्बूद्वीप को 2 लाख योजन के विस्तार में घेरे हैं। लवण समुद्र को 4 लाख योजन विस्तार से घेरे हुए हैं। घातकी खंड नाम का द्वीप है। घातकी खंड द्वीप में उत्तर व दक्षिण दिशा में एक एक स्वाकार पर्वत है, जो 100 योजन जमीन से तथा 400 योजन ऊंचे पर्वत है। ये दोनों पर्वत लवण समुद्र से कालोदधी समुद्र लंबे हैं। इन पर्वतों के कारण घातकी खंड के 2 विभाग पूर्वाग्र घातकी और पश्चिमाग्र घातकी हो जाते हैं।
अब सूत्र संख्या 33 द्वारा धात्विक खंड की जानकारी दी, लेकिन इसके आगे पुष्कर द्वीप है, अतः उस द्वीप के क्षेत्र, पर्वत आदि के विस्तार आदि क्या है, ऐसा शिष्य पूछता है तो आचार्य आगे का सूत्र 34 नंबर कहते हैं। बोलिए। पुष्करवर द्वीप के आधे भाग में संपूर्ण रचना घातकी खंड द्वीप के समान है। इसका नाम पुष्करवर द्वीप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पुष्कर नाम का वृक्ष पाया जाता है। इसका विस्तार 16 लाख योजन है और ये वलयाकार होता है। जिस प्रकार धात्की खंड में क्षेत्र एवं पर्वतों की संख्या एवं विस्तार है, उतने ही पुष्करार्ध में भी कही जा रही है। पूरे पुष्कर द्वीप में क्यों नहीं कही जा रही, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र 35 नंबर। मैं पढ़ूं? पढ़िए। हाँ। प्रांग मनुष्योत्तरायण मनुष्याः, इसका अर्थ ये है कि मनुष्योत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य है। प्रांग मतलब वहां तक, मनुष्योत्तरायण मनुष्य, मनुष्योत्तर पर्वत के पहले तक ही। इसके लिए कहते हैं कि ये जो बीच में मनुष्योत्तर पर्वत आ गया है, उसके पहले ही मनुष्य रहते हैं, उसके बाद में मनुष्य नहीं रहते। इसके लिए हम कहते हैं कि ढाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं। ये ढाई द्वीप को मनुष्य भूमि भी कहते हैं। तो पहला जम्बू द्वीप, दूसरा घातकी खंड और पुष्करार्ध का आधा, ऐसे ढाई द्वीप में मनुष्य का निवास रहता है। सूत्र संख्या 35 में मनुष्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया, लेकिन उस मनुष्य क्षेत्र के मनुष्यों में सभी की वृत्ति, भोग भूमिया, मनुष्य आदि की समानता का प्रसंग प्राप्त होने पर आगे का सूत्र आता है 36 नंबर। पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? आर्य मलेच्छाच, मतलब आर्य और मलेच्छ के भेद से मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। जहाँ पर धर्म कर्म सहित उत्तम गुण वाले मनुष्य होते हैं वो आर्य कहलाते हैं, और जहाँ पर धर्म कर्म गुण का हीनता होती है वो मलेच्छ कहलाते हैं। अब यहाँ जो आर्य मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, पहला रिद्धि प्राप्त आर्य और दूसरा रिद्धि रहित आर्य। रिद्धि रहित आर्य 5 प्रकार के और रिद्धि सहित आर्य 8 प्रकार के। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षण रिद्धि। और जो 5 प्रकार के कहा गया है, पहला रिद्धि प्राप्त आर्य और दूसरा रिद्धि रहित। तो रिद्धि रहित जो 5 होते हैं, क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य और दर्शन आर्य। अब अढ़ाई द्वीप में जितनी भूमियों के नाम बतलाए गए हैं, उन भूमियों से कितनी कर्म भूमियां हैं और कितनी भोग भूमियां हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि मोक्ष कौन कौन सी भूमियों से होता है? यहाँ कर्म भूमि और भोग भूमि दोनों बताया गया है। कर्म भूमि से। हाँ, कर्म भूमि से होगा ना मोक्ष तो। हाँ। तो भोग भूमियां जाना है कि नहीं जाना है किसी को? मोक्ष जाना है तो कर्म भूमि से ही जाएंगे। क्या करेंगे भूमि जाके? भोग भूमि जाने का टारगेट नहीं रखना चाहिए। अगर कोई नरक में जा रहा हो तो उससे बढ़िया स्वर्ग है, भोग भूमिया है। लेकिन हमें काम क्या करना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति का टारगेट बनाना चाहिए, क्योंकि खेती करेंगे तो घास तो अपने आप उगेगी। तो ये सब घास है, पुण्य के वजह से पहुंच जाते हैं लोग। लेकिन टारगेट हमारा मोक्ष ही रहेगा हमेशा। भोग भूमि में जाना है ऐसा टारगेट कभी नहीं करना है हमें। अब आगे का 37 नंबर का सूत्र समझाएंगे दीदी। भर्त्यारावत विद्याः भूमियंत्र देवकृत्तर कृभ्यः जम्बूद्वीप का एक तथा घातकी खंड 2 तथा देवगुरु को छोड़कर 5 विदेह क्षेत्र, इस प्रकार कुल 15 कर्म भूमियां होती है। इन क्षेत्रों में 80 कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य से जीवों की आजीविका होती है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य जो मुक्ति प्रदान करने वाला कर्म भूमि इसी भूमि में संभव है। सर्वोत्कृष्ट पाप जो 7वें नर्क ले जाने वाला
पाप कर्म भूमि में ही होता है। संयम का ग्रहण रूप उत्तम कर्म भूमि में ही होता है। इसीलिए इस भूमि को कर्म की प्रधानता से कर्म भूमि कहा है। हाँ, तो सूत्र संख्या 37 में 2.5 द्वीप की 45 भूमियां कही हैं जहाँ मनुष्य रहते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में रहने वाली समस्त मनुष्यों की उत्कृष्ट एवं जघन्य आयु कितनी है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र। अब 2 ही सूत्र बचे हैं ये तीसरे अध्याय के 38 और 39। बस फिर तीसरा अध्याय आज कंप्लीट, कल से चौथा अध्याय शुरू करेंगे। अब ये समझाइए, कौन समझाएंगे? विस्तृति परावरे त्रिपल्योपमा अंत मुहूर्ते। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य तथा जघन आयु अंतर्मुहूर्त काल होती है। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम प्रमाण तथा 63 सलाका पुरुषों एवं चरम शरीर पुरुषों को छोड़कर शेष कर्म भूमि प्राप्त मनुष्य की जघन आयु अंतर्मुहूर्त काल होती है, किंतु लब्धि और अपर्याप्तक मनुष्यों की जघन आयु क्षुद्र भ्रव ग्रहण है, जो श्वास के 18वें भाग प्रमाण है। यह मध्यम अंतर्मुहूर्त मात्र। अब सभी प्रकार के मनुष्यों की आयु का कथन हमने कर लिया, लेकिन तिर्यंचों की आयु कितनी है, ऐसी जिज्ञासा होने पर अंतिम सूत्र चैप्टर 3 तत्वार्थ सूत्र का 39 नंबर, अब इसे समझाएं। मधु दीदी बोल रहे हो आप? नाम च त्रियंचों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु समान 3 पल्य की तथा अंतर्मुहूर्त की होती है। अब ये तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय का हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। पढ़ तो पहले लिए थे हम, कल से चतुर्थ अध्याय लेंगे। और इसकी जैसे आज सभी ने अटेंशन दे के अपना बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अब इसका एक ओरल एग्जाम लेना है जिसमें पूछेंगे, इजी सा चीज पूछेंगे। तो शनिवार को ले लें कि सोमवार को ले लें? बहुत छोटा चीज पूछेंगे। खाली तीसरे मंडे का का रख लें? 1 से 3 या खाली तीसरे का? भगवान तीसरे नहीं, अभी तीसरे का ही लेंगे, अभी तीसरे का ही लेंगे। जब 5 अध्याय हो जाएंगे ना तो 1 से 5 का पूरा लेंगे। अभी दूसरा का तो एग्जाम हुआ ही नहीं है। हाँ, वो भी होना है। दूसरा का भी एक दिन रिवीजन करा के एग्जाम लेना है। तो अभी तीसरा है ना, पढ़ाया हुआ एकदम लेटेस्ट है ना, तो सोमवार को तीसरा अध्याय का ओरल रिवीजन रख लेते हैं। ओरल सभी से 2-2 प्रश्न पूछेंगे, तो ये सोमवार को रख लेते हैं। सोमवार तक में तीसरा अध्याय तैयार हो जाएगा और उसके बाद 1 हफ्ता बाद हम लोग दूसरा अध्याय का कर लेंगे। एक दिन दूसरा अध्याय का रिवीजन करके और कल से चतुर्थ अध्याय शुरू कर देते हैं। किसी का कुछ प्रश्न हो तो बोल दें, किसी को कुछ जिज्ञासा है तो बोल दें, वरना जिन्वानी स्तुति करते हैं। बाबूजी करेंगे जिन्वानी स्तुति सब मिल करके। क्योंकि आप जितना डीप में पढ़ाते हो वो सब हमारे पास तो नहीं रहता है। फिर आपको क्या चाहिए? नहीं, जितना आप जो मतलब महाराज की बुक से पढ़ा रहे हैं